गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था मृदा अभिक्रिया। अध्याय नंबर 5 है मृदा अभिक्रिया। अध्याय नंबर 5 मृदा अभिक्रिया चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने पिछली क्लास तक बात की थी आपके मृदा अभिक्रिया के अंदर पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। पहले तो अपन ने मृदा के अंदर पीएच में परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात की। अब अपन शुरू कर रहे हैं इसके अंदर पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार कि पीएच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली। 8 प्रकार के कारक पढ़ लिए थे। प्रेरक पदार्थ है, आपके अवक्षेपण है, इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों का विघटन, मूल, वनस्पति, फसल की प्रकृति, है ना। इस प्रकार से जो भी 8 कारक थे वो अपन ने पूरे कर लिए। अब आज अपन इसके आगे शुरू करते हैं मृदा में पीएच का महत्व क्या है, क्योंकि ये चैप्टर ही आपके मृदा अभिक्रिया शुरू में ही अपन यही किया था। मृदा अभिक्रिया के अंदर यही शुरुआत की थी कि पीएच से संबंधित सबसे पहले अपन ने पीएच स्केल क्या होती है इसके बारे में बात की। फिर उसके बाद में अपन ने पीएच स्केल के अलावा बात की थी कि पीएच से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार है, पीएच प्रभावित कैसे होता है, पीएच में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये कारक पढ़े। आज अपन इसके आगे पढ़ लेते हैं मृदा पीएच का महत्व। ठीक है, तो अपना टॉपिक रहेगा मृदा पीएच का महत्व। मृदा पीएच का महत्व क्या है और ये किस प्रकार से आपके है कि पीएच का मृदा के अंदर क्या क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि मृदा पीएच का महत्व है। तो सबसे पहले महत्व पढ़ेंगे, 3-4 तरीके से पढ़ेंगे कि अलग अलग पीएच पर मृदा की पोषक तत्व कौन कौन से उपलब्ध रहते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे और अगर पीएच के ऊपर सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता कैसी रहती है, कौन सी पीएच पर मृदा का पौधों पर प्रभाव पड़ता है पीएच का, इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। तो मृदा पीएच का पहला टॉपिक तो यही है, मृदा पीएच का महत्व। इसके अंदर आपके है पोषक तत्वों का मृदा की पीएच मृदा पीएच के महत्व के अंदर सबसे पहला पॉइंट है आपके, अपन 3-4 प्रकार से पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मृदा पीएच का पोषक तत्वों की मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्राप्यता का मतलब क्या है कि किस पीएच पर कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध रहेगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। किस पीएच पर कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध रहेगा इसके बारे में अपन बात करेंगे। क्या होता है, जैसे खूब सारे पोषक तत्व हैं, जैसे आपके नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सोडियम, पोटेशियम, फेरस, मैग्नीज, है ना। ये सारे जो पोषक तत्व हैं ये अलग अलग, जैसे मोलिब्डेनम, ये सभी पोषक तत्व हैं, है ना। बोरोन है, ये सारे पोषक तत्व, जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट, इन पोषक तत्वों की उपलब्धता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन पोषक तत्वों की उपलब्धता किस पीएच पर ज़्यादा रहती है। सबका एक फिक्स परिसर होता है, उस परिसर पर क्या होते हैं, ये पीएच पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। अगर पीएच में परिवर्तन हो जाएगा तो ये पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या होने लग जाएगी, आपके कम होने लग जाएगी, हानिकारक कमी आ जाएगी पोषक तत्वों की प्राप्यता में। तो पीएच से मृदा के पोषक तत्वों की प्राप्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके आगे की बात करें अपन, तो पोषक तत्वों की प्राप्यता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके लिए एक सारणी दी हुई है ना, जिसके आधार पर अपन समझ सकते हैं कि पीएच में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अपन को पता है कि मृदा अभिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण गुण मृदा का क्या है, पादप वृद्धि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है ना। तो पोषक तत्व पौधों के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, पौधों के लिए पोषक तत्व क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये अपन को पता है।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोषक तत्व पौधों के लिए पोषक तत्व क्या करते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये इनको एक सारणी दी हुई है, उसके आधार पर अपन समझ लेते हैं कि किस पीएच पर कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा अपन आगे की बात करेंगे, तो आपके सबसे ज़्यादा पीएच की उपलब्धता की बात करें अपन, तो एक छोटी सी सारणी बना रहा हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सीधा कर, ये है देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके जैसे यहाँ पर पीएच है आपके 4, यहाँ पे पीएच है आपके 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपके 9। ठीक है, ये अब मैंने पीएच की एक सारणी बनाई है। ये क्या है आपके, ये पीएच का मान है, ठीक है ना। ये क्या है आपके पीएच का मान, पीएच मान है 4 पीएच। 6 और 7 के बीच में क्या होता है, 6 से 8 के बीच मध्य होता है आपके उदासीनता, और इस तरफ अम्लीयता बढ़ती है। इस तरफ तो क्षारीयता बढ़ेगी और इस तरफ क्या बढ़ेगी आपकी अम्लीयता बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपके ये चीज़ें काम में आने वाली है। अब इन पीएच के ऊपर कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध रहेंगे, है ना, तो उनके बारे में अपन बात करें तो पीएच 6 और 7 के मध्य ज़्यादातर पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि इनके मध्य क्या होता है, जैसे मैंने बात भी की थी 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य क्या होता है, पीएच का मान उदासीन रहता है ना। तो उदासीनता पर पोषक तत्व क्या रहते हैं, ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं। पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे, ये अपन को पता है। किस पीएच पर, 6.5 से 7.5 के मध्य। अगर मृदा ज़्यादा उदासीन रहेगी तो वो ज़्यादा क्या होगी, उपजाऊ होगी। ये भी आपको पता है कि जितनी मृदा की पीएच उदासीन रहेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगी, उपजाऊ रहेगी। ये अपन को पता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे, अपन को ये भी पता है। अब पोषक तत्वों के अंदर क्या होता है, जैसे इस पीएच पर क्या होते हैं आपके फंजाई मतलब कवक भी क्या होते हैं इस पीएच पर आपके, एक तो फंजाई मतलब कवक उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा इस पीएच के ऊपर आपके जीवाणु हैं और एक्टिनोमाइसिटीज ये भी एक प्रकार की जो एक्टिनोमाइसिटीज, ये जो कवक जीवाणु एक्टिनोमाइसिटीज, ये पीएच किसके ऊपर, ये सूक्ष्म जीव पेड़ पौधों के लिए लाभदायक हैं। तो ये आपके 6 और 7 पीएच के ऊपर ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा जैसे आपके नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी क्या होती है, उदासीन पीएच पर ज़्यादा उपलब्ध रहती है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भी क्या होते हैं पीएच पर उपलब्ध रहती है। फास्फोरस इस पीएच पर उपलब्ध रहती है। पोटेशियम उपलब्ध रहती है, सल्फर उपलब्ध रहती है। ये सभी क्या होती है आपके कौन से पीएच पर उपलब्ध है, आपके 6 और 7 के मध्य उपलब्ध पीएच के ऊपर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा अपन और बात करें तो अब 4 और 5 पीएच के ऊपर उपलब्ध रहने वाले पदार्थ हैं। एक तो आपके फेरम मतलब लोहा, एक है आपके मैग्नीज, एक है आपके जिंक, एक है आपके कॉपर और एक है कोबाल्ट। ये 5 तत्व हैं। ये क्या होते हैं आपके पीएच का मान कम होता है तब इनकी उपलब्धता बढ़ती है। इसके अलावा आपके जो मोलिब्डेनम है और बोरॉन, ये तत्व क्या होते हैं आपके उदासीन पीएच पर ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं। अगली बात समझ में, तो कवक की उपलब्धता क्या है किस पीएच पर, आपके 6 से 7 के पीएच के मध्य। जीवाणु एवं एक्टिनोमाइसिटीज, इनकी उपलब्धता किसके ऊपर, आपके उदासीन पीएच के ऊपर। नाइट्रोजन की भी उपलब्धता क्या होती है, उदासीन पीएच पर। कैल्शियम मैग्नीशियम की उपलब्धता ज़्यादातर उदासीन पीएच पर होती है। इसके अलावा इनकी उपलब्धता किस तरफ बढ़ती है, आपकी इस तरफ जाने पर बढ़ती है, इसकी भी इस तरफ चलने पर बढ़ती है, इनके भी इस तरफ जाने पर बढ़ती है। फंजाई आपके इस पीएच पर उपलब्ध रहता है। फास्फोरस और पोटेशियम ये आपके इस पीएच पर उपलब्ध है। पोटेशियम और सल्फर भी क्या होते हैं इस पीएच पर उपलब्ध है। इसके अलावा ये आपके कोबाल्ट है, ठीक है ना, ये आपके कौन से पीएच पर उपलब्ध हैं, इस पीएच पर 4 से 6 के बीच में जो पीएच मान है वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, इस मोलिब्डेनम हो गया।
इसके अलावा बोरोन है जो आपके क्या होता है, ये आपके उदासीन पीएच पर ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं, ये इस पीएच पर और ये हल्का सा इस तरफ बोरोन उपलब्ध रहेगा। तो अपन ने इन पोषक तत्वों की उपलब्धता के बारे में पढ़ रहे हैं कि पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन यहाँ पर बात करें तो उदासीन पीएच पर कौन कौन सी जो बातें की अपन ने, पोषक तत्व और जीवाणु उपलब्ध रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा आपके उदासीन पीएच पर ही उपलब्ध रहेंगे। उदासीन पीएच पर उपलब्धता देखते हैं अपन। उदासीन पीएच पर उपलब्धता की बात करें अपन तो इसके अंदर क्या है आपके, सबसे पहले कवक, इसके लिए भी पीएच का मान कितना है 6 से 7 के मध्य। और इसके अलावा जीवाणु एवं एक्टिनोमाइसिटीज, इनकी उपलब्धता किस पीएच पर रहेगी आपकी, ये भी आपके 6 से 7 के मध्य रहेगी, उपलब्धता ज़्यादा रहेगी इनकी 6 से 7 के बीच में। नाइट्रोजन की उपलब्धता ये क्या है, ये भी 6 से 7 के मध्य ज़्यादा उपलब्ध रहता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भी आपके क्या है 6 से 7 के मध्य, और इससे इस तरफ बढ़ता है तो भी ये क्या होता है आपके उपलब्धता इसकी बढ़ती है। फॉस्फोरस की उपलब्धता आपके वो भी आपके 6 से 7 के मध्य होती है। पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम और आपके ये बोरोन, इन सब की उपलब्धता ये क्या है, पोटेशियम, सल्फर, इन सब की उपलब्धता 6 से 7 के बीच में होती है, तब ये आपके उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं जो आपके अम्लीय पीएच पर उपलब्ध रहने वाले पदार्थ हैं। तो अम्लीय मृदा में उपलब्धता, अम्लीय मृदा में उपलब्धता होगी आपके, अम्लीय मृदा में उपलब्धता किन किन की होगी आपके, एक तो फेरम की मतलब आयरन लोहा, एक आपके मैग्नीज, एक है आपके जिंक, एक है आपके कॉपर और एक है आपके कोबाल्ट। इन 5 तत्वों की उपलब्धता किस पीएच पर होगी आपके, अम्लीय मृदा के अंदर इनकी उपलब्धता ज़्यादा रहेगी। तो अपन ने पोषक तत्वों की प्राप्यता को समझने के लिए एक आपने सारणी के द्वारा समझाया है, जिसके अंदर ये आपके पीएच का मान लिखा हुआ है 4, 5, 6 है ना, ये पीएच का मान है 4, 5, 6, 7, 8, 9 के मध्य। तो ज़्यादा उपलब्धता पोषक तत्वों की और जीवाणुओं की उपलब्धता किस पीएच पर रहती है आपके, उदासीन के ऊपर ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे। और अम्लीय मृदा में उपलब्ध रहने वाले 5 पोषक तत्व आपके, एक तो आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट। कौन सा, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है ना। ये आपके किस पीएच पर उपलब्ध रहेंगे आपके, ये आपके उपलब्ध रहेंगे अम्लीय मृदा के अंदर। यह 4 पीएच का मान 4 से 6 के मध्य इनकी उपलब्धता ज़्यादा रहेगी, ये अपन ने बात की। और मृदा का पीएच अगर मान उदासीन है तो उसके ऊपर आपके ये कवक उपलब्ध रहेंगे, सूक्ष्म जीवाणु उपलब्ध रहेंगे, एक्टिनोमाइसिटीज उपलब्ध रहेंगे, नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाएगी, कैल्शियम उपलब्ध होगा, मैग्नीशियम उपलब्ध होगा, फास्फोरस उपलब्ध होगा, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, बोरोन, ये सारे आपके उपलब्ध रहेंगे। तो अपन ने इनके बारे में बात की कि ये आपके ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। अब इनकी उपलब्धता तो हो गई कि ये पोषक तत्व इन पीएच के ऊपर क्या होते हैं, ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन तो इन पोषक तत्वों का सीधा संबंध क्या होता है, मृदा पर होता है। तो कम पीएच पर तो क्या घुलनशील रहते हैं, फेरम, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, ये क्या होते हैं कम पीएच पर अधिक घुलनशील होते हैं। और अगर पीएच का मान इनके लिए ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे आपके हानिकारक होने लग जाएंगे और इनकी कमी होने लग जाएगी। पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो नाइट्रोजन का भी नाइट्रीकरण क्या होने लग जाएगा आपके धीमा होने लग जाएगा, और नाइट्रीकरण कम होगा तो नाइट्रोजन पौधों को क्या होने लग जाएगी, उपलब्ध कम हो जाएगी। तो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया धीमी कब हो जाती है, पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, मतलब कि वो अम्लीय होने लग जाएगी। कम होने पर अम्लीय होगा तो उपलब्धता कम हो जाएगी इसकी। सबसे उपयुक्त पीएच कौन सा है आपके, 6 से 7 के मध्य पीएच पर ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे पोषक तत्व। आगे बात समझ में आपको। तो इस प्रकार से अपन ने पोषक तत्वों की उपलब्धता के बारे में एक सारणी बनाकर समझाया है कि कौन से पीएच पर कौन से पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा और बात करें अपन आगे इसके अंदर तो नाइट्रोजन की अधिक प्राप्यता कहाँ पर होती है आपके, मिटा दूँ ये तो आपको सारणी समझ में आ गई।
कि कौन से पीएच पर कौन से तत्व ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे। ये क्वेश्चन भी बनते हैं 1-1 नंबर के। इस चैप्टर में से आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि जैसे आगे और पढ़ेंगे अपन उनके अंदर की उस जीवाणु की पीएच पर कितनी उपलब्धता है, किस पीएच पर के मध्य वो उपलब्ध रहेंगे, उपयुक्त पीएच है उनके लिए, कौन सी फसल के लिए कितना उपयुक्त पीएच है, ये अपन इसी क्लास में बात करेंगे। आई ना बात समझ में। तो पहले तो अपन पढ़ रहे हैं कि पोषक तत्वों की प्राप्यता का मृदा, मिटा के वापस ही लिख दे रहा हूँ आपके लिए ना, पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव, यही पढ़ रहे हैं अपन मृदा के अंदर पोषक तत्वों की प्राप्यता का प्रभाव क्या होता है। तो अपन ने सारणी बनाकर पढ़ लिया कि कौन सा पोषक तत्व किस पीएच पर ज़्यादा उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा अपन ने पढ़ लिया कि फेरस, कौन से आयन आपके, फेरम, मैग्नीज, कोबाल्ट और कॉपर, ये आयन क्या होते हैं आपके कम पीएच पर उपलब्ध रहते हैं, कम पीएच पर उपलब्ध रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन ज़्यादातर पोषक तत्वों की बात करें और नाइट्रोजन जो है आपके, ये क्या होती है उपलब्धता इसकी, पीएच का मान आपके अगर 6 से 8 के मध्य है तो ये उनके लिए क्या है, उपयुक्त पीएच है। इसके ऊपर क्या हो जाएगी, ये उपलब्ध रहेगी, उपयुक्त पीएच है। और 5.5 से कम हो जाएगा, पीएच का मान से कम होगा, 5.5 से पीएच का मान कम होगा तो उसकी उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 5.5 से कम होने पर ये इसका नाइट्रीकरण कम हो जाएगा। नाइट्रीकरण कम हो जाएगा। और नाइट्रीकरण का मतलब क्या है, नाइट्रोजन की उपलब्धता कम हो जाएगी, सिंपल सी बात अपन करें। ठीक है। तो अपन इनके बारे में बात की। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके आगे आपके जैसे फास्फोरस की बात करें अपन तो नाइट्रीकरण का प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सूक्ष्म जीव भी क्या हो जाएंगे, इसकी पीएच से कम पीएच पर क्या हो जाएंगे, वो उपलब्ध कम रहेंगे। इसके अलावा अपन बात करें आपके फास्फोरस की, फास्फोरस जो है आपके क्या होती है, वो पौधों को किस पीएच पर ज़्यादा, पौधों को अधिकांश किसके रूप में उपलब्ध रहती है, फास्फोरस आपके उपलब्ध रहेगी एक तो H2PO4 और इसके अलावा एक होती है आपके HPO4-2, इस पीएच पर क्या होती है, उपलब्ध रहती है। तो इनका नाम क्या है आपको पता है, H2PO4 को क्या कहते हैं अपन, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसका नाम क्या आपके हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो पौधों को उपलब्ध कौन से पीएच पर, एक तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट पर तो क्या उपलब्ध रहती है आपके, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट के ऊपर तो आपके उपलब्ध रहेगी ये फॉस्फोरस। इन दो रूप में क्या होती है, पौधों को उपलब्ध रहती है, पौधों को उपलब्ध होती है एक तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में और हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में। इन दो रूपों में क्या होती है, कौन उपलब्ध रहती है, पौधों को फॉस्फोरस उपलब्ध रहती है और इसकी प्राप्यता पीएच पर निर्भर करती है। और मृदा के अंदर ये क्या होता है, इसका मान अगर उदासीन कह दो या फिर पीएच का मान अगर आपके मध्य पीएच कितना है 6.5 से 7.5 के मध्य है तो फास्फोरस की उपलब्धता क्या रहेगी आपके, आसान रहेगी, फास्फोरस की उपलब्धता आपके आसान हो जाएगी। डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर के रूप में कौन उपलब्ध रहती है, फॉस्फोरस किस पीएच पर उपलब्ध रहती है, 6.5 से 7.5 के मध्य। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसकी प्राप्यता अम्लीयता बढ़ने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कि अम्लीयता की 5.5 या फिर 6 से कम हो जाता पीएच का मान, 6 से कम होने पर इसकी प्राप्यता
क्या हो जाएगी, इसकी प्राप्यता में कमी आ जाएगी, इसकी प्राप्यता में कमी आ जाएगी। अगली बात समझ में, तो फास्फोरस क्या हो जाएगा आपके, अगर पीएच का मान 6 से कम हो जाता है तो इसकी प्राप्यता में कमी आ जाएगी। तो अपन ने बात की कि आपके फास्फोरस की उपलब्धता के अंदर फास्फोरस उपलब्ध होती है एक तो आपके डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में और हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस उपलब्ध रहती है। और नाइट्रोजन किसके अंदर रूप में होती है आपके, नाइट्रोजन उपलब्ध रहती है आपके 6 से 8 के मध्य पीएच है तो उसके ऊपर उपलब्ध रहेगी। और अगर इससे 5.5 से पीएच कम हो जाएगा तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, आपके नाइट्रीकरण कम हो जाएगा। और नाइट्रीकरण कम होने से क्या हो जाता है आपके, नाइट्रीकरण अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, पोषक तत्वों की प्राप्यता कम हो जाएगी। तो नाइट्रीकरण का भी पेड़ पौधों की पोषक तत्वों की उपलब्धता पर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है ना, नाइट्रीकरण नहीं होगा तो पौधों को पोषक तत्व ये नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं रहेगी, और नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होगी तो पौधों की प्राप्यता पर पौधों के वृद्धि में क्या हो जाएगी, आपकी कमी आ जाएगी। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं, ये आपके वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों के अंदर आते हैं, जो क्या होते हैं आपके पौधों को इसकी प्राप्यता उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे बात करें अपन और पोषक तत्वों की ओर बात करें अपन, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हो गए। इसके अलावा अपन दूसरे शब्दों में बात करें तो कुछ पोषक तत्व होते हैं उनकी प्राप्यता अम्लीयता बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे अम्लीयता बढ़ने पर पोषक तत्व कौन से आपके, एक तो आपके मोलिब्डेनम, MO मोलिब्डेनम, और इसके अलावा और एक पोषक तत्व जिसकी उपलब्धता आपके मोलिब्डेनम और बोरॉन, ये भी क्या होते हैं, जैसे जैसे अम्लीयता बढ़ेगी, मतलब अम्लीयता कम होगी तो इनकी प्राप्यता भी कम हो जाती है। मतलब बोरॉन, इन दोनों की भी अपन ने बात कर ली कि अम्लीयता बढ़ने पर प्राप्यता कम होगी। मतलब कि पीएच का मान अगर 6 तक है या फिर 5.5 से ऊपर है तो मोलिब्डेनम और ये आपके बोरॉन दोनों की उपलब्धता बराबर रहेगी। और अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता कब बढ़ती है, पीएच का मान 6 से कम हो जाता है तब अम्लीयता बढ़ने लग जाएगी, तो इनकी प्राप्यता में क्या आने लग जाएगी, आपके कमी आने लग जाएगी। अम्लीयता बढ़ने पर इनकी प्राप्यता में कमी आने लग जाएगी। इसके अलावा और बात करें अपन, जैसे प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से आपके, एक तो NPK को बोलते हैं अपन प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं आपके, NPK। N का मतलब क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन, N नाइट्रोजन। P का मतलब क्या है, नाइट्रोजन। P का मतलब है फास्फोरस। P से तात्पर्य है आपके यहाँ पर फास्फोरस से, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और नंबर 3 है आपके पोटेशियम, पोटेशियम। तो ये क्या है, आपके प्राथमिक पोषक तत्व हैं। तो इन प्राथमिक पोषक तत्वों की उपलब्धता भी क्या होती है, आपके प्राथमिक पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या होती है आपके, ये तो आपके प्राथमिक पोषक तत्व। एक और होता है आपके द्वितीयक पोषक तत्व, ये तो प्राथमिक पोषक तत्व हो गए। अब दूसरा आपके द्वितीयक पोषक तत्व, थोड़ा सा मैं ये ऊपर वाली चीज़ें मिटा दूँ, एक बार वापस लिख देता हूँ कि मोलिब्डेनम और बोरॉन क्या होती है, अम्लीयता बढ़ने पर प्राप्यता कम होने लग जाती है। आगे बात समझ। अब अपन 2 चीज़ें आ रही है आपके सामने, एक तो प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं आपके, 3 हैं। प्राथमिक पोषक तत्व की बात करें, NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस,
और K का मतलब आपके पोटेशियम। तो ये तो हो गए 3 प्राथमिक पोषक तत्व। अब अपन द्वितीयक पोषक तत्वों की बात करें। द्वितीयक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व हो गए। द्वितीयक पोषक तत्वों की बात करें तो उसके अंदर आपके हो जाएंगे, द्वितीयक पोषक तत्वों के अंदर आपके 3 पोषक तत्व हो गए। द्वितीयक पोषक तत्वों के अंदर एक तो आपके सल्फर, सल्फर, दूसरा हो गया आपके कैल्शियम, और तीसरा हो जाएगा कैल्शियम के अलावा आपके मैग्नीशियम। तो सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों पोषक तत्व क्या हो गए आपके द्वितीयक पोषक तत्व। और मृदा में इनकी प्राप्यता की बात करें दोनों की, तो वो होती है आपके पीएच का मान, अगर पीएच की परास कितनी हो, पीएच की परास अगर 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य है तो आपके ये प्राथमिक और द्वितीयक पोषक दोनों की उपलब्धता की प्राप्यता अच्छी होगी। आई बात समझ में? तो अपन ने कुल मिला के बात निष्कर्ष क्या निकलता है अभी तक जो अपन ने बात की कि जो ज़्यादातर पोषक तत्व हैं वो आपके 6.5 से 7.5 के पीएच की परास के मध्य ही उपलब्ध रहते हैं। के मध्य ही क्या होते हैं? उपलब्ध रहते हैं, है ना। ज़्यादातर पोषक तत्व आपके 6.5 से 7.5 के पीएच के मध्य ही क्या होते हैं? उपलब्ध रहते हैं। तो मृदा के पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव 2 प्रकार से, एक तो प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व की उपलब्धता, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और द्वितीयक पोषक तत्व आपके, द्वितीयक पोषक तत्व हैं आपके कौन सा? सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये द्वितीयक पोषक तत्व, इनकी भी उपलब्धता किस पीएच पर ज़्यादा हो गई? पीएच की परास अगर 6 से 7 के मध्य है तो इनकी उपलब्धता ज़्यादा रहेगी। तो अपन ने मृदा पीएच के महत्व के अंदर पहला पॉइंट पढ़ा है आज, मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर क्या प्रभाव होता है। तो मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर जो प्रभाव होता है वो अपन ने डिटेल से बात कर ली कि ज़्यादातर पोषक तत्वें पीएच की परास 6.5 से 7.5 के मध्य है तो वहाँ पर होती है। जैसे अपन ने बात की एक तो नाइट्रोजन की, एक बात की फास्फोरस की। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही क्या होंगे आपके, नाइट्रोजन का अगर अम्लीय पीएच होने लग जाएगा तो अम्लीय पीएच के ऊपर आपके ये इसका नाइट्रीकरण धीमा हो जाएगा, अम्लीय पीएच पर नाइट्रीकरण धीमा हो जाएगा। और फास्फोरस का अम्लीय पीएच पर क्या हो जाएगा आपके, एक तो H2PO4 और एक हाइड्रोजन फास्फेट, ये दोनों की उपलब्धता, दोनों के रूप में फास्फोरस उपलब्ध होती है तो ये उपलब्ध होना कम हो जाएगी। तो अपन ने बात की पोषक तत्वों की प्राप्यता का प्रभाव क्या होता है, उदासीन पीएच पर बहुत ज़्यादा रहता है। उदासीन पीएच होगा तो पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे और पीएच के मान में क्या होने लग जाएगा आपके, अम्लीयता आने लग जाएगी या फिर क्षारीयता आने लग जाएगी तो क्या होगा, इनकी उपलब्धता पर आपके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उपलब्ध किस पीएच पर रहते हैं ज़्यादा, ये आपके उदासीन पीएच पर ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं। क्योंकि ये पीएच अगर सही रहेगा तो पौधे आसानी से पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध होते रहेंगे। और पीएच के मान में परिवर्तन होगा तो पौधे क्या हो जाएंगे आपकी उपलब्धता कम होने लग जाएगी, इनके पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने बात की मृदा पीएच का महत्व, जिसके अंदर एक पॉइंट की बात की। इसके आगे अगली क्लास में बात करेंगे पोषक तत्वों के अलावा फसलों के लिए उपलब्धता, जीवाणुओं के लिए उपलब्धता। तो आज अपन ने बात की मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। तो मृदा पीएच की पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव के अंदर अपन ने बात की कि उदासीन पीएच पर पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं। ओके, गुड लक। इसके अलावा अपन आगे की क्लास में बात करेंगे आपके जो पोषक तत्वों की प्राप्यता कितनी हो सकती है, कितनी नहीं होती है। ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को।